अगली स्लाइड पे आते हैं अपन। अब देखिए, इस सभ्यता के ये तीन नाम आपको मिल रहे हैं: हड़प्पा संस्कृति, सिंधु संस्कृति, सिंधु सरस्वती संस्कृति। तीनों नाम इसके आपको ध्यान रखने हैं। हड़प्पा संस्कृति, सबसे पहले इसकी बात करें हम। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को क्यों कहा गया है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम पुरातत्व स्थल कौन सा है? हड़प्पा, जहां पे इसकी खोज की गई। तो एक प्रश्न ये बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा। अब हड़प्पा टीलों की खोज किसने की? चार्ल्स मैसन ने 1826। तो एक आपको ये सन ध्यान रखना है, 1826 किसके द्वारा खोजा गया? सबसे पहले चार्ल्स मैसन। फिर देखिए आगे की बात करें हम, अब दूसरे सन पे आ जाइए जो आपको याद रखना है, 1856, 1856। हुआ क्या कि कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। पाकिस्तान में है कराची और लाहौर। और हुआ क्या कि मजदूरों ने हड़प्पा के जो टीले थे वहां पर जो मकान बने हुए थे पुरातत्व के, उनकी ईंटें उतार कर इस ट्रैक में लगा दी। तब ये एक नाम ध्यान रखना आपको, बर्टन ब्रदर्स। बर्टन ब्रदर्स ने 1856 में यह सूचना सरकार को भेजी। तो दो सन हो गए, 1826, 1856। तो यदि आपसे पूछा जाए हड़प्पा टीलों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा। कब की गई? 1826 में। हड़प्पा टीलों के बारे में सूचना सरकार को सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स बर्टन ब्रदर्स के द्वारा 1856 में। अब आगे बढ़ते हैं अपने उत्खनन की बात करें हड़प्पा टीलों की, तो 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा माधो स्वरूप वत्स, इनके द्वारा तो कहां पे? हड़प्पा में। और 1922 में 1922 में राखला दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा का उत्खनन हुआ। तो देखिए 3-4 सन हो गए आपको याद करने जो। एक तो 1826, 1826 में सबसे पहले हड़प्पा टीलों की खोज की गई और किसके द्वारा की गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा। दूसरा 1856, 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया गया और उस समय हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया गया ट्रैक के नीचे मजदूरों द्वारा अज्ञानतावश। मजदूरों को पता नहीं था कि ये एक पुरातत्व स्थल है। तीसरा 1921 और 1922, 1921 और 22। 1921 में कौन सा पुरातत्व स्थल? हड़प्पा। और 1922 में कौन सा? मोहनजोदाड़ो। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा के उत्खनन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? दो जनों का, दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स का। और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? राखला दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। तो दोबारा बात कर लेते हैं यहां तक कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें नाम की बात करें तो इस सभ्यता के तीन नाम हो सकते हैं: हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती संस्कृति या सभ्यता। तो हड़प्पा की पहले हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा टीलों की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स मैसन। और कब की गई? 1826 में। और इसके बारे में रेलवे ट्रैक वाली कहानी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हालांकि इस तरह का प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है आपको 1856 में। और तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम दो पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के जिनका उत्खनन किया गया वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा का तो कब? 1921 में और मोहनजोदाड़ो का 1922 में। ठीक है, हड़प्पा से किस किस का नाम जुड़ा हुआ है? राय बहादुर दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स का, और मोहनजोदाड़ो से राखला दास बनर्जी का। आगे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की,
इस संस्कृति के नाम पे आ जाएं कि इस संस्कृति के क्या क्या नाम है। तो अभी हमने बात की कि एक तो इसका नाम था हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति इस सभ्यता को क्यों कहा गया? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया नगर कौन सा है? हड़प्पा। दूसरी बात, इसका नाम दूसरा जो था वो कौन सा किया था हमने? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश में कहोगे तो आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु सभ्यता इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। देखिए मैं इसको आपको बता दूं, जैसे ये भारत हुआ, ये हो गई आपके इंडस सिंधु नदी, और ये उस सिंधु और उसके सहायक नदियों का क्षेत्र। इस संस्कृति के जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो वगैरह वगैरह, तो वो कहाँ पे उनका पाए गए? वो स्थल वो पाए गए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सिंधु संस्कृति। एक बात और यहीं पे आप ध्यान रख लीजिए कि ये डायरेक्शन मीटर बनाया मैंने, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये भारत की कौन सी दिशा में हो गया? ये भारत के नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो एक प्रश्न और यहाँ पे आपका तैयार हो गया कि हड़प्पा संस्कृति भारत के कौन से भाग में विकसित हुई? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी भाग में विकसित हुई। तो दो नाम हो गए इसके, एक तो हड़प्पा संस्कृति, दूसरा सिंधु संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति तो इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसका प्रथम उत्खनित नगर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु संस्कृति इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके प्रारंभिक नगरों की खोज जो की गई थी वो कहाँ पाए गए? प्रारंभिक नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। अब इसके तीसरे नाम में आ जाएं हम, इस सभ्यता के तीसरे नाम पर हम बात करें तो इसका तीसरा नाम हो जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता का तीसरा नाम आप क्या बताओगे? सिंधु सरस्वती। तो अब देखिए आपको इसमें एक नई चीज जुड़ गई सिंधु के साथ में, सरस्वती। अभी हमने बात की ये सिंधु नदी का क्षेत्र है, तो प्रारंभिक नगर तो इसके सिंधु के आसपास पाए गए थे। बाद में जब और उत्खनन किया गया तो यह प्राचीन काल में इस तरीके से एक नदी प्रवाहित होती थी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती। इस सरस्वती नदी के किनारे भी इसके क्षेत्र पाए गए। तो अब इसका विस्तार हो गया। विस्तार हो गया तो इस सभ्यता को सिर्फ सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, इसके साथ में एक नाम और हमें जोड़ना पड़ेगा, कौन सा? सरस्वती। तो दोबारा चर्चा करें, हम पढ़ रहे हैं संस्कृति के नाम, इस संस्कृति को क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। तो नाम में तीन बातें हो गई, एक तो हड़प्पा संस्कृति, दूसरा सिंधु संस्कृति और तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति तो क्यों? क्योंकि इसका प्रथम उत्खनित नगर कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता इसे क्यों? क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल कौन सी नदी के आसपास पाए गए? सिंधु। और वर्तमान में इसके लिए उपयुक्त नाम कौन सा होगा? इसके लिए उपयुक्त नाम होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों? क्योंकि बाद में इसके पुरातत्व स्थल, सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी की घाटी में भी मिले हैं। अब देखिए यहाँ एक वर्ड यूज किया है, लुप्त। तो आपको ये ध्यान रखना है सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में इस सरस्वती नदी के प्रवाह नहीं होता है, ये भूगर्भ में बह रही है। सभ्यता के नाम पे हो गए, आगे बढ़े हम। तो नाम में आपको ध्यान रहेगा तीन नाम है, कौन कौन से? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा कौन सा था? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखिए इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्रियां हैं, सबसे पहले हम उसको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये एक मूर्ति देख रहे हैं आप इसे, यह मूर्ति किसकी है? पुरोहित राजा, इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइस्ट किंग। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो में किसकी मूर्ति मिली? प्राइस्ट किंग, पुरोहित राजा,
ध्यान की मुद्रा में है ये। अब देखिए, और दूसरे आगे क्या लिखा हुआ है, मणि धारण किए हुए है, करीने से सजी हुई दाढ़ी है तथा डिजाइनदार शॉल ओढ़े हुए है। अब इस पे चर्चा करते हैं हम। देखिए इसमें एक तो ये कि ध्यान की मुद्रा में, तो आप देखिए इसकी आंखें आधी खुली हुई है, आधी बंद है आधी खुली हुई है। यह अवस्था ध्यान की अवस्था कहलाती है। दूसरी बात, इसमें पुरोहित राजा, इतिहासकारों ने इस मूर्ति को पुरोहित राजा की प्रतिमा नाम दिया है। पुरोहित राजा क्यों कहा, उस पर अपन चर्चा करें। तो देखिए, पुरोहित इसलिए कहा क्योंकि यह ध्यान की अवस्था में है, और राजा इसलिए कहा क्योंकि देखिए आप, इसने मणि धारण की हुई है, तो अवश्य ही यह किसी शासकीय वर्ग से संबंधित था। तो यहीं पे एक तथ्य आप दिमाग में डाल लीजिए कि हड़प्पा संस्कृति पर निश्चित रूप से पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो यह प्रतिमा किसकी है, पुरोहित राजा की प्रतिमा है। कहां से मिली है ये, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो कहां पे है, पाकिस्तान में। और किस अवस्था में है, ध्यान की मुद्रा में है। मणि धारण की हुई है, इसलिए इसको हमने राजा कहा है। ध्यान की अवस्था में, इसलिए हमने इसको पुरोहित कहा है। ठीक है, करीने से सजी हुई दाढ़ी है, आप देखिए, करीने से सजी हुई दाढ़ी और डिजाइनदार शॉल। ये देखिए आप, इसने ये शॉल ओढ़ रखा है, इस शॉल में इस तरीके से फूल वूल का डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, एक बात आप यहीं पे ध्यान रखिए कि ये मूर्ति है किसकी, धातु प्रतिमा नहीं है, ये मेटल की मूर्ति नहीं है, ये स्टोन पत्थर की प्रतिमा है। अब कौन से पत्थर की प्रतिमा है, ये सेल खड़ी की प्रतिमा है। हिंदी में कहेंगे आप तो सेल खड़ी, इंग्लिश में कहेंगे तो स्टिएटाइट, सेल खड़ी की प्रतिमा है। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, पुरोहित राजा की प्रतिमा कहां मिली, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और यह प्रतिमा कौन सी पत्थर की बनी हुई है, सेल खड़ी की। सेल खड़ी कह दो, स्टिएटाइट कह दो। आगे बढ़े हम, पुरोहित राजा पे हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं हम ये अगली प्रतिमा पे आ जाओ। पुरोहित राजा की प्रतिमा हमने देखी थी, वो तो कैसी थी, वो थी पत्थर की बनी हुई। यह जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, यह प्रतिमा पत्थर की नहीं है, किससे निर्मित है, यह कांसे की है। ठीक है, तो एक तो बात ये ध्यान रखना है, यह प्रतिमा किससे बनी है, पत्थर की नहीं है, कांसा। कांसे को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। दूसरी बात, यह वो तो हमने कहा था वह राजा की प्रतिमा थी, यह प्रतिमा किसकी है, यह प्रतिमा नृत्यांगना की है, डांसर की है। इस प्रतिमा को डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ मिली, तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आप कहाँ बताएंगे, ये भी मोहनजोदाड़ो में है। ठीक है, किस चीज की बनी हुई है, पत्थर की नहीं है, यह बनी हुई है कांसे की। और कहाँ मिली है, यह मोहनजोदाड़ो में मिली हुई है। दूसरी बात इसमें कि यह प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा में है। अब त्रिभंग मुद्रा का मतलब क्या हो गया, त्रिभंग मुद्रा का मतलब हो गया डांसिंग पोज, यह नृत्य की अवस्था में। तो आप देखिए, इस प्रतिमा ने अपना एक हाथ कमर पे रखा हुआ है, पांव इसके नृत्य की मुद्रा में मुड़े हुए हैं। एक बात और आप इसमें ध्यान रख लीजिए, इसके इस बाएं हाथ में बहुत सारे इसने चूड़ियां या कंगन टाइप से पहन रखे हैं। दोबारा बात करते हैं हम कि कौन सी मूर्ति है, डांसिंग गर्ल की। ठीक है, और कहां से प्राप्त हुई, कांसे की नृत्यांगना की है, कांसे की बनी हुई है, कहां से प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से। किस अवस्था में है यह प्रतिमा, यह प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा यानी कि नृत्य की अवस्था में है। ठीक है, अब एक बात और आप ध्यान रख लीजिए कि यह लॉस्ट वैक्स पैटर्न से बनी हुई प्रतिमा है। लॉस्ट वैक्स पैटर्न आप इसे हिंदी में कहेंगे, लॉस्ट का मतलब हो गया लुप्त, वैक्स का मतलब हो गया मोम, पद्धति, पैटर्न का मतलब हो गया पद्धति। अब लुप्त मोम पद्धति का तात्पर्य क्या हुआ, हुआ क्या कि इन्होंने एक मोम की इस तरीके से मोमबत्ती टाइप से लिया इन्होंने, और उससे इन्होंने यह प्रतिमा का निर्माण किया। ठीक है, फिर क्या किया, इसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया इस पर, और एक छेद कर दिया उसमें। फिर जब इसको गर्म किया
तो मोम तो पिघल कर बाहर आ गया और उस छेद के अंदर जगह स्थान रह गया, उस स्थान पर कांसे को पिघलाकर भर दिया गया। उसको सूखने के बाद मिट्टी तोड़ ली गई, तो उससे यह प्रतिमा प्राप्त हो गई। तो यह लॉस्ट वैक्स पैटर्न से, लुप्त मोम पद्धति से बनी हुई प्रतिमा है। तो दोबारा बात करें हम इसकी, डांसिंग गर्ल, कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। कौन से मेटल से बनी हुई है? कांसे से। किस अवस्था में है? त्रिभंग मुद्रा, यानी कि नृत्य की अवस्था में है। और किस तरीके से यह प्रतिमा बनी हुई है? लॉस्ट वैक्स पैटर्न, लुप्त मोम पद्धति से निर्मित प्रतिमा है। दो प्रतिमाओं की बात कर ली हमने, एक तो पुरोहित राजा की प्रतिमा और दूसरा हमने कौन सा कर लिया? डांसिंग गर्ल की प्रतिमा। पुरोहित राजा की प्रतिमा भी कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो। डांसिंग गर्ल की प्रतिमा भी कहाँ मिली? मोहनजोदाड़ो। अब तीसरी पे आते हैं हम। यह प्रतिमा नहीं है, यह है सील। यह सील है, सील मतलब मोहर, ठीक है, मोहर। अब यह मोहर किसकी है वो हम बात करें तो यह मोहर मिली कहां से? यह भी मोहनजोदाड़ो से। तो तीनों पुरातत्व सामग्रियों की बात करें हम अगर, तो देखिए पुरोहित राजा भी मोहनजोदाड़ो से, कांसे की नृत्यांगना भी मोहनजोदाड़ो से, और ये जो मूर्ति मिली है पशुपति शिव वाली, सील मिली है, यह भी कहां से? मोहनजोदाड़ो से। तो स्थान तो कौन सा हो गया? मोहनजोदाड़ो से। अब देखिए इसको गौर से देखिए, इसमें एक योगी बैठा है। योगी हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि यह ध्यान की अवस्था में बैठा है, ठीक है। ध्यान की अवस्था कैसे? आप देखिए इस तरीके से हाथ, और ये इसके आसन की अवस्था हो गई। दूसरी बात, इस चारों तरफ पशुओं से आवर्त है। यहां आप देखिए एक पशु, ये दूसरा पशु, ये तीसरा पशु और ये चौथा पशु। तो चारों तरफ ये पशुओं से आवर्त है। सींग वाला मुकुट धारण किए हुए हैं। तो ये देखिए इसने एक मुकुट टाइप से पहन रखा है जिसपे सींग बने हुए हैं, सींग वाला मुकुट धारण किए हुए हैं। 3 चेहरे हैं इसके। आप देखिए, आपको गौर से देखेंगे तो नाक से पकड़ में आएगा, ये एक नाक, ये दूसरी नाक, ये तीसरी नाक, 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा जी टाइप से है। तो 3 चेहरों वाले योगी की प्रतिमा, योगी की सील मिली है जिसने सींग वाले मुकुट को धारण किए हुए है। योगी की सील है, ये मोहर है, ठीक है। कहां से मिली है ये? मोहनजोदाड़ो से। पशुओं से आवर्त है, इसके चारों तरफ पशु बने हुए हैं, पशुओं से आवर्त है। अब देखिए यह पशुओं से आवर्त प्रतिमा है, इसलिए जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव का आदि रूप माना है। पशुपति शिव कह दो, रुद्र कह दो, तो उनका आदि रूप मतलब प्राचीन रूप उनका किसने माना है? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन थे? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। अब एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि इसके चारों ओर कौन कौन से पशु हैं? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। तो देखिए इसके चारों ओर पशु की बात करें, इस तरफ दाईं तरफ आपको क्या मिलेंगे? ये ऊपर की ओर गैंडा, उसके नीचे भैंसा। तो गैंडा और भैंसा दाईं तरफ है। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो एलिफेंट, हाथी और बाघ। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है प्रश्न में बाघ ही लिखा हुआ हो, बाघ की जगह चीता भी लिखा हो सकता है, बाघ की जगह चीता लिखा आ सकता है। तो कौन से 4 पशुओं से यह आवर्त है? आवर्त मतलब घिरा हुआ है। तो यह जो मोहर है इसमें कौन से पशु हो गए? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। अब एक चीज इसमें गौर कीजिए आप कि इसमें बैल नहीं बना हुआ है, बैल की इसमें चित्र उत्कीर्ण नहीं किया गया है। अब बैल नहीं बना हुआ है, ये एक नई विचारधारा को जन्म देता है। जॉन मार्शल ने इस मोहर को शिव का रूप माना है। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि यदि यह शिव का रूप होती तो इसमें बैल क्यों नहीं है? क्योंकि शिव का वाहन तो बैल है, वृषभ कह दो बैल है, वह नहीं है। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों को इस पर ऑब्जेक्शन है कि साहब यह शिव की प्रतिमा नहीं हो सकती।
तो कौन से पशुओं से आवर्त है ये? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ से। कहां से मिली है यह सील? यह सील भी मिली है मोहनजोदाड़ो से। किसने इसको पशुपति शिव का आदि रूप माना है? जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसके आसन के नीचे, आसन मतलब बैठने का स्थान, ये रहा, आसन के नीचे हिरण बने हुए हैं। क्या बना हुआ है? हिरण। देखिए, एक हिरण तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह सील हमें टूटी हुई अवस्था में मिली है, दूसरे हिरण का आपको मुंह दिखाई देगा। तो दो हिरण बने हुए हैं। कितने हिरण बने हुए हैं? दो। कहाँ बने हुए हैं? आसन के नीचे दो हिरण बने हुए हैं। अब दूसरी बात कि यह सील किससे बनी हुई है? मेटल से नहीं है। यह सील किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से, मोहर। ठीक है, इसको इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु माना गया है, क्योंकि इससे इस सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोबारा बात करें हम, सिंह वाला मुकुट धारण किए हुए योगी की मोहर कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। पशुओं से आवृत है, इसलिए इस मोहर को आदि शिव का रूप, पशुपति शिव का आदि रूप किसने माना है? जॉन मार्शल ने। पशु कौन कौन से हैं? गैंडा है, भैंसा है, हाथी है और बाघ है। हाथी बाघ बाईं तरफ, गैंडा भैंसा दाईं तरफ। कौन सा पशु इसमें नहीं बना हुआ है? बैल। और आसन के नीचे कौन सा पशु बना हुआ है? हिरण। किस चीज से बनी हुई है यह मोहर? सेल खड़ी से निर्मित है। ठीक है, तो देखिए हमने तीन विशिष्ट पुरावस्तुओं की बात कर ली इस सभ्यता की। कौन कौन सी वो तीन वस्तुओं की हमने बात कर ली? एक तो हमने सबसे पहले पुरोहित राजा देखा था, पुरोहित राजा। फिर उसके बाद में हमने कौन सा देखा था? डांसिंग गर्ल, कांसे की नृत्यांगना। और अभी हम तीसरी कौन सी पुरावस्तु देख रहे हैं? ये वाली, योगी की सील, योगी की मुहर। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ देखिए, मैं आपको यहीं पे बता दूं मोहर के बारे में, इस सभ्यता की मोहर के बारे में बता दूं। इस सभ्यता में जो सील्स मोहर तैयार की जाती थी, उसका पैटर्न क्या रहता था? एक तो ये किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी से। ठीक है, मोहर पर पशु का चित्र उत्कीर्ण करते थे। किसका चित्र बना होता था? पशुओं का चित्र होता था। जैसे वृषभ का चित्र, वृषभ वाली मोहर कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। तो मोहर पर वृषभ का चित्र बना, पशु का, वृषभ हो या कोई और पशु हो, उनका चित्र बना होता था और उसके ऊपर लेख लिखा होता था। इसके ऊपर लेख लिखा होता था। ठीक है, तो अब एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि यह जो लेख है इसके ऊपर वाला, यह इस तरफ से प्रारंभ होकर इस तरफ बढ़ता था। यानी कि उर्दू की तरह, जिस प्रकार से उर्दू लिपि लिखी जाती है उस प्रकार से। हिंदी की तरह नहीं, हिंदी तो यहां से प्रारंभ होकर लेफ्ट टू राइट चलती है, यह चलेगा राइट टू लेफ्ट। आगे इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब लिपि पढ़ेंगे तब। तो मोहरों का निर्माण किससे होता था? सेल खड़ी से। ठीक है, और मोहरों पर क्या होता था? पशुओं का चित्र बना होता था और उसके अलावा क्या होता था? इस पर लेख लिखे होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं हम। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, यह किसका चित्र है? यह चित्र है, इसको आप इंग्लिश में कहो तो डॉकयार्ड कह दो, हिंदी में कहो इसको तो गोदीबाड़ा कह दो, या और इसे कहना चाहो तो आप तालाब कह दो, या इसे और कहना चाहो तो बंदरगाह कह दो, पोर्ट कह दो। जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तालाब बंदरगाह टाइप से ये बना हुआ है, डॉकयार्ड। तो ये जो चित्र है डॉकयार्ड वाला चित्र, डॉकयार्ड कह दो इसको, गोदीबाड़ा कह दो, तालाब कह दो, ये कहाँ मिलेगा? लोथल में। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। इससे पहले हम मोहनजोदाड़ो का नाम ले रहे थे बार बार, वो तो कहाँ था? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान में। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो एक प्रश्न बनता है, डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा या तालाब के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में। लोथल कहाँ है?
गुजरात में। अभी आप करंट जी के भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने इस लोथल के लिए अभी विशेष फंड स्वीकृत किया है। दूसरी बात, यह कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। देखिए मामला क्या था, ये इन्होंने डॉकयार्ड बना लिया। इस डॉकयार्ड में इनके नाव कह दो या जहाज कह दो, वह यहाँ पे खड़े रहेंगे। यहां से माल, व्यापार का जो भी सामान है जिसका इनको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, वह इसमें लोडिंग अनलोडिंग कर दी जाएगी। और यह इस नदी से होते हुए, यह बंदरगाह किससे जुड़ा हुआ होगा? भोगवा नदी से। भोगवा नदी से होते हुए अरब सागर में जाएगा जहाज, और अरब सागर से होते हुए यह अन्य सभ्यताओं में व्यापार के लिए जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसका बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ पे है ये लोथल, यहाँ पे ये मिला है हमें डॉकयार्ड। तो यहाँ लोथल में सामान को भरा गया नाव में, और फिर इस नदी से होते हुए, ये नदी कौन सी है? भोगवा नदी से होते हुए ये कहाँ पे आ गया? यहाँ आ गया। ये कौन सा स्थान है? कौन सा सागर है? अरब सागर। अब अरब सागर से ये होते हुए ये पानी का जहाज आगे जाएगा अन्य सभ्यताओं के। तो आप ये ध्यान रखिए, यहां तो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में यहां आपको मिलेगा फारस की सभ्यता। फारस कह दो, पर्शिया कह दो, आज की तारीख में इस देश का नाम क्या हो गया? ईरान कह दो, ठीक है। और आगे जाओगे तो यहां आपको मिलेगा इराक, आज की तारीख में इराक। पुराना नाम उसका लेना चाहो तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा इजिप्ट, मिस्र, मिस्र कह दो, इजिप्ट कह दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं की हम बात करें, उस समय कौन कौन सी दूसरी सभ्यताएं थी? फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। एक इस तरफ और सभ्यता थी, चीन की सभ्यता। पर चीन की सभ्यता उस समय इतनी विकसित अवस्था में थी नहीं, तो इनके व्यापारिक संबंध चीन की सभ्यता के साथ नहीं मिलते, इनके व्यापारिक संबंध इनसे मिलते हैं। फारस से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से। एक बात और आप यहीं पे ध्यान रख लीजिए कि किसी भी सभ्यता का विकास किसी नदी के किनारे होता है। नदियों के किनारे जो ग्रासलैंड्स, घास के मैदान विकसित होते हैं, उनको सभ्यताओं का पालना कहते हैं, सभ्यताओं का विकास होता है। तो जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इंडस, ठीक है। इराक की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यह कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई? दजला, फरात। दजला और फरात नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वर्तमान में कौन सा देश हो जाएगा? इराक। मिस्र की सभ्यता आप सबको पता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? नील। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता का विकास वांग हो यांग टिशिक्यांग नदी के किनारे हुआ। वांग हो यांग टिशिक्यांग नदी के किनारे। तो दोबारा बात करें, हम बात करें डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा तालाब या बंदरगाह कह दो, यह कहाँ मिला है? यह मिला है लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात। कौन सी रिवर से जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से। क्या उपयोग था इसका? इससे विदेशी व्यापार होता था। यहाँ से विदेशी व्यापार किससे होता था? तो समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन विदेशी सभ्यताओं से इनका विदेशी व्यापार होता था। जलीय व्यापार की बात कर रहे हैं हम, जलीय मार्ग से। तो उस जलीय व्यापार के लिए काम में आने वाला बंदरगाह शहर कौन सा था? वह था लोथल। लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। कौन सी रिवर से जुड़ा हुआ है? भोगवा नदी से। समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी? एक तो चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता कौन सी रिवर के किनारे? वांग हो यांग टिशिक्यांग नदी के किनारे। दूसरी कौन सी है? फारस की सभ्यता, इराक की सभ्यता। इराक की सभ्यता को आप क्या कहोगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी रिवर के किनारे है? दजला और फरात। दो नदियां ये, दजला और फरात नदियों के किनारे।
और उसके अलावा कौन सी सभ्यता? इजिप्ट, मिस्र। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, नाइल। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अब ये दूसरा चित्र देखिए, पक्की मिट्टी और आगे क्या लिखा हुआ है? टेराकोटा। टेराकोटा का बना हुआ हल्का प्रतिरूप। प्रतिरूप कह दो, मॉडल कह दो। एक हल्का मॉडल मिला है, प्रतिरूप मिला है। इसको नाम क्या दिया गया है? टेराकोटा का हल। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा किसे कहते हैं? आप कोई भी मृण मूर्ति बनाते हो, मृण मूर्ति मतलब, मृण का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी की प्रतिमा बनाई आपने या मिट्टी का मॉडल बनाया आपने और उसे आग में पका लेते हो, पक्का कर देते हो उसको, तो इस तरीके से बनी हुई सामग्री को हम क्या कहते हैं कि साहब ये तो टेराकोटा है। तो टेराकोटा का मॉडल भी हो सकता है, मूर्तियां भी हो सकती है टेराकोटा की। खास बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आग में पक्की हुई होगी। ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे पक्की मिट्टी। पक्की मिट्टी मतलब आग में पकी हुई, और उसको क्या नाम दिया हमने? टेराकोटा। टेराकोटा का क्या मिला है? हल। आगे क्या लिखा है? प्रतिरूप मतलब मॉडल। कहाँ से मिला ये? बनवाली। बनवाली कह दो या बनावली कह दो, एक ही बात है। कहीं आपको बनावली लिखा मिलेगा, कहीं बनवाली मिलेगा। बनावली कह दो, हरियाणा में पड़ता है ये। और चोलिस्तान में। चोलिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। बनावली हरियाणा में है, हिंदुस्तान में है। तो यहाँ मिलेगा। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में जो भाग है वह चोलिस्तान है। ठीक है। रेगिस्तानी इलाका है, चोलिस्तान डेजर्ट है, वहां पे भी हल्का प्रतिरूप मिला है। और कहाँ मिला है? बनावली में। पक्की मिट्टी से बना हुआ है, टेराकोटा है। ये देखिए ये मॉडल है हल्का। तो देखिए इसका क्या, इस पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हल चलाना आता था। यह हल से खेती करने में निपुण थे, दक्ष थे। आगे बढ़े हम। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं मिट्टी के बने हुए खिलौने, मूर्तियां, ये देख रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि ये किस प्रकार से निर्माण करते थे? यह निर्माण करते थे टेराकोटा की मूर्तियां। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? आग में पकी हुई प्रतिमाएं का। इसमें से ये मूर्तियां अलग अलग स्थानों से मिली है। हम बात कर रहे हैं इसमें से एक विशेष मुखौटा। ये देखिए जो लास्ट में बना हुआ है मुखौटा। मुखौटा कह दो, मास्क कह दो। मास्क का जमाना है, आज भी मास्क लगाना जरूरी है। तो देखिए यह मास्क मिला है, इस तरफ का ये बना हुआ मुखौटा। कहां से मिला है ये मुखौटा? मोहनजोदाड़ो से। उस समय भी मास्क का प्रयोग करते थे, आप भी करें। तो टेराकोटा का बना हुआ है, मिट्टी की प्रतिमाओं का निर्माण करते थे, आग में पकाते थे उनको। प्रश्न एक ही बनने लायक है कि मुखौटा कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। अब एक चीज और देखिए, प्रतिमा, एक और प्रतिमा। यह प्रतिमा स्त्री की मृण मूर्ति है। अभी हम बात की थी मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा। ठीक है। इस तरह की मृण मूर्तियां, इसको कुछ इतिहासकारों ने मातृदेवी माना है। मातृदेवी मतलब एक तरीके कोई महिला देवी। अब देखिए इसमें आपको पता क्या चल रहा है इस प्रतिमा को देखने से? एक तो देखिए इसने पंखे जैसे आकार वाला सिरो वस्त्र, मतलब ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र पहना है। दूसरा, अत्यधिक आभूषण। इसने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये पूरी सजी धजी प्रतिमा है। अत्यधिक आभूषण इसने पहन रखे हैं। तो इस तरह की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? मातृदेवी की प्रतिमा कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है। एक आपको यही ध्यान रखना है, एक उर्वरता देवी की प्रतिमा मिली है हड़प्पा से। उर्वरता देवी की प्रतिमा कहां से मिली है? हड़प्पा से, हड़प्पा नगर से। हड़प्पा कहां पे था? पाकिस्तान। अब ये उर्वरता देवी की प्रतिमा जो है, इसकी खास बात क्या है? इसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। कोई महिला की प्रतिमा है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ, पौधा निकल रहा है, इसलिए इतिहासकारों ने उसे प्रकृति की देवी या उर्वरता की देवी कह दिया। आपको याद रखना है
कि उर्वरता की देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? हड़प्पा से। तो एक बार फटाफट हम वापस बात कर लें कि पुरोहित राजा की प्रतिमा कहाँ पे मिली थी? पुरोहित राजा की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो में मिली थी। कांसे की नृत्यांगना डांसिंग गर्ल, उसकी प्रतिमा कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ठीक है। और हल का मॉडल वो कहाँ मिला था? वो बनवाली प्लस चोलिस्तान में, पाकिस्तान में मिला था। ठीक है। और उर्वरता की देवी की प्रतिमा, उर्वरता की देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है? हड़प्पा से। बंदरगाह डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ मिला था? डॉकयार्ड मिला था लोथल से। ठीक है। पुरोहित राजा मोहनजोदाड़ो, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, हल की प्रतिमा जो है वो कहाँ से? बनावली या बनावली और चोलिस्तान से। उर्वरता की देवी की प्रतिमा हड़प्पा से। डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? लोथल से। और मुखौटा अभी हमने बात की थी, मुखौटा कहाँ से मिला था? मुखौटा मिला था मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। आगे बढ़े अब हम। तो ये देखिए इस फोटो में, यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये है बाट, मापने मेजरमेंट के जो काम आते हैं, तोलने के जो काम आते हैं, बाट और स्केल, इन दो चीजों को हम देख रहे हैं। ये तो है स्केल और ये है बाट। ठीक है। ये जो बाट है ये तो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं ये धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ से बाट के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो स्केल है, स्केल के साक्ष्य ये कहाँ पे मिले हैं? लोथल से। लोथल अभी हमने बात किया था, बंदरगाह नगर लोथल, वहां से। ठीक है। इन बाटों को गौर से देखिए आप, घनाकार है, ये क्यूब की शेप में है। पहली बात घनाकार है, क्यूब की शेप में। दूसरी बात पत्थर से बने हुए हैं, स्टोन के हैं, मेटल के नहीं है। आज की तारीख में तो हम मेटल के बाट उपयोग में करते हैं तोलने के लिए। ये स्टोन के, पत्थर के बने हुए हैं, घनाकार आकृति में है, धौलावीरा से मिले हैं। तीसरी बात, इन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 5 किलो 2 किलो 4 किलो कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी बाट पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसको हम देखें, पत्थर के बटखरे कह दो, बाट कह दो, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से, पहली बात। दूसरी बात, कौन से पत्थर से बने हुए हैं? चार्ट पत्थर से। सामान्यतया, मुख्यतः ये पत्थर कौन सा है? चार्ट। एक ही आपको नाम ध्यान रखना है, कौन से पत्थर से बने हुए हैं? चार्ट से। कहाँ से मिल रहे हैं? धौलावीरा। तीसरी बात, ये घनाकार है, क्यूब की शेप में ना, घनाकार, और निशान से रहित है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कोई निशान बना हुआ है इन पे, ना तो लेख है, न ही इन पर कोई निशान अंकित है। ठीक है। मापने का स्केल इसके नीचे, मापने का स्केल कहाँ से मिला? मापने का स्केल मिला है लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। बंदरगाह नगर इनका कौन सा था? लोथल था, गुजरात में। आगे बढ़े हम। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बने हुए हैं गहने। ये देखो आभूषण मिलेंगे यहाँ पे। ये नेकलेस टाइप से कोई आभूषण हो गया, ये हार टाइप का कुछ हो गया, मंगलसूत्र टाइप का हो गया, ये कंगन टाइप से हो गए, है ना, ये मनके के बने हुए कंगन हो गए, वगैरह वगैरह, ये कान के हो गए। तो गहने कह दो, आभूषण कह दो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि पुरुष और स्त्रियां, पुरुष व महिलाएं दोनों ही आभूषणों को पसंद करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे। पुरुष भी पहनते थे आभूषण। अब प्रश्न ये बनेगा, चान्हू दाड़ो, चान्हू दाड़ो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ पे था? पाकिस्तान। हड़प्पा भी कहाँ था? पाकिस्तान। लोथल कहाँ था? गुजरात। तो चान्हू दाड़ो में पूर्णतया शिल्पकारों वाली बस्ती मिली है। शिल्प बस्ती का मतलब क्या हो गया? पूर्णतया शिल्प बस्ती मतलब यहाँ पे शिल्पकार ही रहते थे। शिल्पकार का मतलब क्या हो गया? शिल्पकार का मतलब हो गया आभूषण बनाने वाले। अब यहाँ पे ये जो मनके बनाते थे आभूषण में लगने वाले, वो किसके होते थे? तो सोने के भी हैं, सोने के, गोल्ड के भी मिले हैं, चांदी सिल्वर के भी मिले हैं, तांबा कॉपर का भी मिला है, पीली मिट्टी स्टेटाइट उसका भी मिला है, सेलखड़ी का, सिप्पी जो समुद्री सिप्पी होते हैं उसको भी आभूषण में काम में लिया, शंख, कार्नेलियन, कार्नेलियन एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है, इसका भी इन्होंने प्रयोग किया है आभूषण बनाने में। इनसे बनाए जाते थे आभूषण। प्रश्न एक ही है, यहाँ क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि
हड़प्पा संस्कृति की पूर्णतया शिल्पकार बस्ती कौन सी थी? चान्होदाड़ो। चान्होदाड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आप एक देखिए, मनके के कारखाने जो हैं वो चान्होदाड़ो के अलावा कहाँ मिला है? लोथल। लोथल और चान्होदाड़ो में मनके के कारखाने मिले हैं। इनमें से भी चान्होदाड़ो जो है वो पूर्णतया शिल्प बस्ती थी, पूरी तरीके से शिल्पकारों की बस्ती थी। तो एक तो ये गहनों के बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा एक ये सील, एक और सील ये आप ध्यान रखिएगा। हमने बात की थी, ये क्या है? सील है, मोहर है। मोहर कह दो, इंग्लिश में कहो तो सील कह दो। हमने बात की थी कि सील का निर्माण जो है वो कैसे होता था। एक तो नीचे पशु बनता था और उस पशु के ऊपर लेख लिखा जाता था, कुछ लिखा जाता था। तो यहाँ आप देखिए, ये जो आप सील देख रहे हैं ये एक विशेष प्रकार का पशु बना हुआ है। ये पशु है, ठीक है, इसकी पूंछ है। अब एक चीज देखिए, इसके सिर के ऊपर इस तरीके से एक सिंगल सींग बना हुआ है। एक ही श्रृंगी, श्रृंग का मतलब होता है सींग, एक सींग वाला पशु की मोहर मिली है इस सभ्यता में। एक सींग का है इसलिए इसको कहा गया यूनिकॉर्न। तो एक प्रश्न ये आता है कि यूनिकॉर्न सील कौन सी सभ्यता की विशेषता रही है? तो वो सील किस सभ्यता की विशेषता रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सील किससे बनती थी? सील बनती थी स्टेटाइट से मुख्यतया। और तीसरी बात, सील में क्या होता था? सील में पशु का चित्र होता था और उसके ऊपर लेख लिखे जाते थे, ठीक है, लेख लिखे जाते थे, पशु का चित्र होता था। तो आभूषण हमने देख लिए और यूनिकॉर्न सील, एक श्रृंगी वृष पशु की मोहर हमने देख ली। आगे बढ़े हम, ये यूनिकॉर्न सील हो गया। आगे बढ़े हम, इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो देखिए, जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा, डिक्लेरेशन कब किया? 1924। अब एक बार वापस रिकैप करें हम कि 1826 1826 में हड़प्पा टीलों की खोज की थी। किसने खोज की थी? चार्ल्स मैसन ने। 1856 में वो कराची लाहौर रेलवे लाइन वाला प्रसंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1921 में कौन से पुरातत्व स्थल? हड़प्पा। और 1922 में कौन सा पुरातत्व स्थल? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इन दो पुरातत्व स्थलों का उत्खनन प्रारंभ हुआ और फिर 1921-22 के बाद में अब कौन सा साल रहे? 1924, 1924। 1924 में किसने? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने यह घोषणा कर दी कि साहब हमने एक सभ्यता की खोज कर ली है। और उस सभ्यता को नाम क्या दिया जॉन मार्शल ने अपने डिक्लेरेशन में? सिंधु घाटी सभ्यता। तो दो बहुत ही अच्छे प्रश्न बन गए कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसकी देन है? जॉन मार्शल की, ठीक है। यह नाम किसकी देन है? जॉन मार्शल की। और इस सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई? 1924 की। हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में और मोहनजोदाड़ो का कब? 1922 में। हड़प्पा से संबंधित पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो हमने किया था राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। और मोहनजोदाड़ो से कौन थे? आर.डी. बैनर्जी, राखला दास बैनर्जी। दूसरी बात पे जाइए, यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, किस काल का नाम लिया हमने? आद्य ऐतिहासिक। हिस्ट्री जो होता है उसे कालखंडों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। आपको तीन शब्द ध्यान रखने हैं। एक तो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपके आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपके ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल तो कौन सा होता है? प्राग ऐतिहासिक काल वह कालखंड होता है जिसमें मनुष्य को लेखन नहीं आता था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य को लिखना नहीं आता था। तो इस प्रागैतिहासिक काल के कोई भी लिखित सामग्री के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। पाषाण काल का समय यह
आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? वह काल जिसमें मनुष्य को लेखन आता था, लेखन सीख गया था, वह लिपि का आविष्कार हो गया था, मनुष्य ने लिखना सीख लिया था, पर उसकी इस लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं, इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। यह आद्य ऐतिहासिक काल होगा। तो और ऐतिहासिक काल क्या होगा? जिसका लेखन भी हुआ है और उन लिखित साक्ष्यों के आधार पर, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सका है और उसके आधार पर इतिहास का निर्धारण हुआ है, वह ऐतिहासिक काल होगा। ठीक है। तो इतिहास का अध्ययन 3 कालखंडों में किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से काल की सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि इस सभ्यता के समय इस सभ्यता के लोगों को लेखन आता था, पर इन्होंने क्या लिखा है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही बात देखिए इसमें कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा पाया है। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, अभी हमने बात की थी प्रारंभ में कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता। यूफ्रेटस और टिग्रिस, यूफ्रेटस मतलब क्या हो गया? अभी हमने बात की थी दजला और फरात, उसी के नाम में यूफ्रेटस और टिग्रिस। उसके किनारे कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया कौन सा देश हो गया? इराक। और वांगो यांगटिशिक्यांग के किनारे कौन सी सभ्यता? चीन। तो अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो एक तो हो गया चीन की सभ्यता, वांगो यांगटिशिक्यांग। दूसरा हो गया आपके मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट कह दो, मिस्र कह दो, नील नदी के किनारे। तीसरा हो गया आपके मेसोपोटामिया या इराक कह दो, उसकी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे? दजला, फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है। तो ये वाला मामला हो गया। अब देखिए इस सभ्यता के बारे में कि यह सभ्यता मुख्यतया कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो ब्रोंज एज की सभ्यता है। यहीं पे आप ध्यान रखिए कांस्य का निर्माण कैसे होता है? तांबे में टिन मिला करके। देखिए एक तथ्य आप अच्छी तरीके से याद रखें कि यह जो भारत का स्थान है, यहाँ ताम्र मिलेगा, तांबा मिलेगा, और यह जो स्थान है यहाँ पे आयरन, लोहा मिलेगा। ठीक है। तो हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ, तो इस क्षेत्र में किस चीज की प्रधानता थी? ताम्र की। अब प्रारंभ में प्राक हड़प्पा काल में इन लोगों ने तांबे के उपकरण बनाए, बाद में इन्होंने तांबे में टिन मिला करके एक मिश्र धातु का निर्माण करना सीख लिया, जिसे हम कहते हैं कांसा या ब्रोंज। ठीक है। तो यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रोंज एज की सभ्यता है। और कांस्य का निर्माण क्या होता है? तांबे में आपको क्या मिलाना पड़ेगा? टिन। ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज है इस सभ्यता का। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या हो गया? ऐसा समाज जिसमें महिलाओं का स्थान सम्मानपूर्ण हो, उच्च हो। हम कैसे कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? तो देखिए आपने जो मूर्ति देखी थी महिला की, जिसमें उसने बहुत सारे गहने पहन रखे थे, आभूषण पहन रखे थे अनेक, उससे पता चलता है महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। और दूसरी बात, इसमें मातृदेवी की अनेकों मूर्तियां मिली है इस सभ्यता में। मातृसत्तात्मक समाज है। अब देखिए ये बर्तन कैसे प्रयोग करते थे, बर्तनों का उपयोग कैसे? तो इनके जैसे ये मान लीजिए ये इनका बर्तन है। एक तो ये ध्यान रखिए ये हम कैसे बर्तन की बात कर रहे हैं? मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन। मृद भांड में क्या होता था? बैकग्राउंड लाल पट्टी का होता था। बैकग्राउंड क्या होगा? कौन से कलर का होगा? बैकग्राउंड होगा लाल पट्टी, लाल पट्टी का बैकग्राउंड होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर उस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। इस बैकग्राउंड पे लाल पट्टी पे जैसे ये काले रंग से इन्होंने मछली बना दी। मैं मछली बना रहा हूं, आपको पता नहीं क्या दिखेगा ये। तो इनके बर्तन कैसे दिखेंगे? लाल पट्टी वाले बैकग्राउंड पर काले रंग से डिजाइन किए हुए बर्तन। यानी कि काले को आप कहोगे कृष्ण, लाल को कहोगे लोहित मृद भांड। ठीक है, इस प्रकार के मृद भांड, इनके मिट्टी के बर्तन।
भेड़ बकरियां पालते थे, प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ पे। भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। गेहूं जौ दालें मटर तिल सरसों उगाते थे, यहाँ पे प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कपास। देखिए दो चीज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझिए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पाकिस्तान में एक पुरातत्व स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, ठीक है। यही मेहरगढ़ में विश्व में पहली बार गेहूं और कपास की खेती की गई। तो ये दो शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व को स्थायी देन कौन सी है, ऐसी कौन सी चीज है जो विश्व अभी भी प्रयोग कर रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उसको सिखाया था। तो विश्व को स्थायी देन, सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व को स्थायी देन है गेहूं और कपास की खेती सिखाना। दुनिया को गेहूं कपास की खेती इन्होंने सिखाया। कौन से क्षेत्र हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान। तो देखिए सर्वप्रथम कपास की खेती कौन सी सभ्यता में हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब इसीलिए दुनिया को सिखाया इन्होंने कपास की खेती, इसीलिए कपास को यूनानी लोगों ने सिंडोन कह दो या सिंडन कह दो, सिंडोन भी लिखा आ सकता है। कपास को यूनानी लोगों ने क्या कहा है? सिंडन या सिंडोन का है, ठीक है। सिंडन या सिंडोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंधु में उपजा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में उपजा हुआ। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पहली बार किसकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं? गेहूं और कपास की। कपास के लिए यूनानी शब्द कौन सा हो जाएगा? सिंडोन। सिंडोन का मतलब क्या है? सिंधु में उपजा हुआ, ठीक है। 7000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य कपास की खेती के। कपास की खेती के साक्ष्य आज से कितने साल पहले के? 7000 वर्ष पहले के साक्ष्य है, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान। मेहरगढ़ है, मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखिए कपास से क्या किया इन्होंने? कपास से बनाया कपड़ा। कपास से बना हुआ कपड़ा कौन सा होता है? सूती कपड़ा। तो एक प्रश्न और बनता है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? देखिए सूती वस्त्र, कपास से बना हुआ कपड़ा इस 7000 साल की अवधि में तो खत्म हो गया होगा। तो कौन से कपड़े के साक्ष्य मिलेंगे? ऐसा कपड़ा जो सुरक्षित रह गया हो। सुरक्षित क्यों रह गया? क्योंकि कोई चांदी का फूलदान मिला है इस सभ्यता में, उस फूलदान में कपास का टुकड़ा मिला है। तो कपास के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ मिला है? चांदी के फूलदान में। और ये चांदी का फूलदान कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो। तो दोबारा बात करें हम, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिल गया? मोहनजोदाड़ो में योगी की प्रतिमा मिल गई, मोहनजोदाड़ो में पुरोहित राजा वाली प्रतिमा मिल गई, मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल मिल गया, मोहनजोदाड़ो में मुखौटा मिल गया, और मोहनजोदाड़ो में चांदी का फूलदान मिल गया। और उस फूलदान में किसके साक्ष्य हैं? उसमें कपास के साक्ष्य हैं। कपास के साक्ष्यों वाला चांदी का फूलदान कहाँ पे मिला है? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अब देखिए इसका विस्तार ये हम कल लेंगे। तो यहां तक का एक बार फटाफट वापस मैं आपको बता दूं 5 मिनट में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ये हमने प्रारंभ किया था, संस्कृति के नाम वगैरह हम देखें इसको। सिंधु घाटी सभ्यता कालखंड पढ़ा था हमने 2350, 1750, 2500 और 1800 ईसा पूर्व में। फिर संस्कृति के खोज के बारे में बात की थी। तो खोज के बारे में हमने कहा था कि साहब चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की खोज की। फिर उसके बाद में 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा, और 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का पता लगाया था। फिर इसके बाद हमने नाम पे आए थे। तो संस्कृति के हमने 3 नाम दिए थे। एक तो नाम कौन सा दिया था? हड़प्पा संस्कृति। दूसरा कौन सा दिया था? सिंधु सभ्यता। और तीसरा दिया था सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा क्यों? क्योंकि पहला नगर। सिंधु क्यों? क्योंकि प्रारंभिक नगर सिंधु के किनारे मिले थे। और सिंधु सरस्वती क्यों? क्योंकि बाद के महत्वपूर्ण स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी मिले थे। योगी राजा की प्रतिमा की हमने बात की थी। तो पुरोहित राजा की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। किस अवस्था में? ध्यान की मुद्रा में है। सोल्ड दाढ़ी का पूछेंगे नहीं प्रश्न।
नृत्यांगना, नृत्यांगना किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। किस अवस्था में है? नृत्य की अवस्था, त्रिभंग मुद्रा में। कैसे बनी ये मूर्ति? ये मूर्ति बनी लॉस्ट वैक्स पैटर्न। पशुपति वाली सील, मोहर, पशुपति वाली सील, इसे पशुपति नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। पशु कौन कौन से इस पे? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ। हाथी और बाघ कहाँ पे है? बाईं तरफ। गैंडा भैंसा कहाँ पर है? दाईं तरफ। और आसन के नीचे क्या मिले हुए हैं? हिरण। ठीक है। और बनी हुई किससे? ये सेलखड़ी से बनी हुई है। बंदरगाह, डॉकयार्ड, ये कहाँ मिला था? ये मिला था लोथल में, बंदरगाह। और टेराकोटा का सील, टेराकोटा वाला ये हल, यह हल कहाँ पे मिला था? टेराकोटा वाला हल मिला था आपके बनावली हरियाणा में और चोलिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, ये हल का मॉडल। और वो लोथल बंदरगाह कौन सी नदी से जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से। ये मूर्तियां, इनकी मृण मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां, इसमें से मुखौटा इंपॉर्टेंट है। मुखौटा कहाँ मिला था? मुखौटा मिला था मोहनजोदाड़ो से। ये मातृ देवी की प्रतिमा हो गई, इसमें इंपॉर्टेंट है उर्वरता देवी की मूर्ति, वो मिली थी हड़प्पा से। बाट, बाट कहाँ पे मिले? बाट मिले हैं आपके धोलावीरा में। और किस चीज से बने हुए? चार्ट पत्थर से। कौन से पत्थर से? चार्ट पत्थर से। और ये किस आकृति में? घनाकार है, निशान से रहित है। स्केल मापने का वो कहाँ पे मिला? लोथल में। तो मापना और तोलना दोनों आता था इन इस सभ्यता के लोगों को। आभूषण प्रेमी थे ये, पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण का बहुतायत से प्रयोग करते थे। पूर्णतया शिल्पकार बस्ती कौन सी थी? चान्हू दाड़ो। और आभूषण के बाजार कहाँ कहाँ मिले हैं? चान्हू दाड़ो के अलावा लोथल में आभूषण के बाजार मिले हैं। ये यूनिकॉर्न काल्पनिक पशु है, यूनिकॉर्न की सील मिली है, एक सींग वाले पशु की सील। सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की? एएसआई के डायरेक्टर ने। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता में था यह। और कब घोषणा की? 1924 में। कौन थे वो? जॉन मार्शल। तो ये सिंधु सभ्यता नाम किसके दिया हुआ है? जॉन मार्शल। किस काल की सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? ऐसा कालखंड जिसमें लेखन तो हुआ है किंतु क्या लिखा गया है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। समकालीन सभ्यताएं इसकी कौन सी थी? नील नदी की सभ्यता। नील नदी की सभ्यता को हम क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता। यूफ्रेटस और टिग्रिस, दजला और फरात की सभ्यता, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की। वांगहो यांगटिशिक्यांग, इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? चाइनीज, चीन सभ्यता। व्यापारिक संबंध प्रमुखता से इनके इससे थे, इससे प्रमुख व्यापारिक संबंध इनके नहीं थे, चीन की सभ्यता से नहीं थे। चीन का बहिष्कार ये भी करते थे। मुख्यतया यह किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य का निर्माण किससे होता है? तांबे में टिन को मिलाकर किया जाता है। मात्र सत्तात्मक समाज है, मतलब समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। बर्तन इनके कैसे हैं? लाल पट्टी के बर्तन हैं जिन पर काले रंग से डिजाइन बनाया होता। मछली, बतख वगैरह पशुओं का चित्रांकन करते थे। भेड़, बकरियां, गाय, भैंस पालते थे। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कपास, आपको ध्यान रखना है, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कब हुई? 7000 वर्ष पूर्व, लगभग 7000 वर्ष पूर्व। कपास का प्रयोग दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता ने सिखाया, इसलिए कपास के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? सिंडोन या सिंडन। और ये शब्द कौन सी भाषा का है? यूनानी, ग्रीक। ठीक है। कपास के टुकड़े के साक्ष्य है कहाँ मिलते हैं? वो चांदी के फूलदान में। और ये फूलदान कहाँ प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है आपके मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, विस्तार कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में इस सभ्यता के का विस्तार, इसके प्रमुख पुरातत्व स्थल वह करेंगे आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें अपना।